नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडी पाथ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 यानी बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक के सभी पाठों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये वन लाइनर के रूप में हैं और ये सारे के सारे वन लाइनर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वह उपयोगी हैं, अत्यंत उपयोगी हैं। तो इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसको देखिएगा। ये एक श्रृंखला के रूप में वीडियो पूरे कई दिनों तक ये आएगा और सारे के सारे पूरे किताब को मैं लेके आऊँगा और लगभग सभी विषयों को मैं लेके आऊँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। साथ ही साथ कई सारे विषयों के जो वीडियोज़ हैं और जो अभी तक आ चुके हैं उन सब के लिंक पड़े होंगे। यदि आप हम सीधे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के चैनल के लिंक से हमें जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। ये पहला पाठ है और पहला पाठ है कब, कहाँ और कैसे। तो ये पाठ 1 के प्रश्न को हम यहाँ शुरू करते हैं। ये है आपको लेसन 1। ये क्या है? ये है आपका कब, कहाँ और उसके बाद और कैसे। ये उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, इतिहास के 3 कालखंड होते हैं। इतिहास के 3 कालखंड होते हैं। प्राचीन इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। यह इसको देखा जाए तो मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी तक कुछ इतिहासकार इसे 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच मानते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि 750 ईस्वी तक है, 750 ईस्वी तक। क्लियर है? यानी प्राचीन इतिहास वहाँ तक माना जाता है, मानव के आगमन से लेके 800 ईस्वी तक, कुछ 750 ईस्वी तक मानते हैं। मध्यकालीन इतिहास जो मिडाइवल हिस्ट्री कहा जाता है वो 750 से लेकर 1750 तक को कहा जाता है। यानी अगर प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो 0 से लेके 750 ईस्वी तक। ठीक है, यानी मानव, 0 का मतलब आप समझते हैं मानव का आगमन समझ लेते हैं। क्लियर है? मध्यकालीन 750 से लेके 1750 ईस्वी तक और आधुनिक इतिहास जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है ये 1750 ईस्वी से लेके अब तक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आरंभ हुआ। कहाँ हुआ? इटली में, 15वीं शताब्दी में। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। यह विज्ञान की भी परिभाषा है। यानी वैज्ञानिक पद्धति यानी विज्ञान की ही परिभाषा है कि प्रश्न को प्रस्तुत करके अब प्रयोग द्वारा उसको सिद्ध करना, यही विज्ञान है। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। किसने की? स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज। महाद्वीप से खोज का मतलब होता है अमेरिका तक जाने की रास्ते की खोज की। ऐसा नहीं था कि अमेरिका भूला गया था। क्लियर है? उसी तरह है पुर्तगाल के नाविक, ध्यान रखना है ये नाविक पुर्तगाल का है। जैसे स्पेन का नाविक था कोलंबस, ये पुर्तगाल का नाविक है। तो पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में भारत तक के समुद्री मार्ग को खोजा था। किसने? पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने। जिस तरह से स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में अमेरिका तक उसने भी समुद्री मार्ग की ही खोज की थी, जिस तरह से पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। क्लियर है? चलिए, ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक पुस्तक का नाम है ये, को स्कॉटलैंड के लेखक जेम्स मिल ने 1817 में लिखा था। कब लिखा था? 1817 में। और किताब का नाम क्या है? अगर हिंदी में देखा जाए, ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत के रूप में। इसको 3 भाग में इन्होंने लिखा था। इसका बड़ा विरोध हुआ था। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। 1857 के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये बाद में रंगून में ये मर गए थे। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह
द्वितीय था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव सम्मिलित है। भारतीय महाद्वीप इन देशों से मिलके बना है। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और मालदीव है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखना है, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, यानी पहले जो वर्मा होता था अब वो क्या बन गया है? म्यांमार बन गया है। अब देखिए श्रीलंका, जो आज श्रीलंका है, इसका पुराना नाम क्या था? सीलोन था। क्लियर है। आगे है 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी था, जो उड़ीसा बाद में अलग हुआ। आगे है 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। 12 में बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। क्लियर है। चलिए यह पाठ 1 में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आज देखते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये लेसन 2 है, और इस लेसन का नाम क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्यों की स्थापना। क्लियर है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी लाल सागर से होकर भारत आते थे। कहाँ से होके आते थे? आपको लाल सागर से होके। अब वहाँ आगे देखते हैं। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, 1498 में उत्तमासा अंतरद्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। यही प्रश्न बनता है कि भारत वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था सबसे पहले? तो ये कहाँ था? ये पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा था। और कहाँ से होके आया था? ये अंतरिप यानी कैप ऑफ उत्तमासा अंतरिप यानी कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से आया था। कब आया था? 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्लियर है। चलिए और ये कालीकट पहुंचा था, केरल का बंदरगाह है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। जब उसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी का प्रधान कार्यालय कहाँ था? पौंडीचेरी था। कहाँ था? पौंडीचेरी। आगे देखते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। इसको बहुत पढ़ के तब ये निकाला गया, छान के लाया गया है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ? मद्रास में था। उसके बाद बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली के किनारे शुरू हुआ। कब हुआ बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री? कब हुआ? 1651 में हुगली के किनारे शुरू हुआ। यहीं फोर्ट विलियम किला भी बना। कहाँ पे? आपको हुगली के किनारे ही। कहाँ? ये चूंकि कलकत्ता में बोला जाता है इसको। ठीक है ना। बंगाल में फोर्ट विलियम किला कहाँ बना? बंगाल में बना। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ? मद्रास में। ये याद रखना है। विलियम किला कलकत्ता, अब फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, किला को कलकत्ता। ये ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखते हैं गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता गांव को मिलाकर कलकत्ता बना, जो आज कोलकाता है। कौन कौन से गांव थे? गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता। इनको मिलकर कलकत्ता बना, जो अभी आके क्या हुआ है? कलकत्ता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में इसका महत्व। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों से, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, के बीच हुआ था। यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में आपको किस चीज़ का युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। उसके बाद मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बनाया था। देखिए आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला जो 30,000 सैनिकों के साथ लड़ रहा था की हार हुई थी। सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं। प्लासी का नाम पहले फलासी था। प्लासी जो था इसका नाम क्या था? फलासी था। पलास के लाल फूलों के कारण इसे फलासी कहा जाता था। ठीक है ना। पलास के फूल के कारण पलासी, ऐसे टूटते और बिगड़ते पलासी बना है। पलास के
नाम पे ये फलासी हुआ, उसके बाद ये पलासी हुआ। क्लियर है? चलिए, पलास के लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था। क्या बनाया जाता है? पलास के लाल फूलों से क्या बनाया जाता था? पहले गुलाल बनाया जाता था। उसके बाद देखते हैं मीर जाफर, जिसको सिराजुद्दौला को हरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफर का भी दामाद था, वो था मीर कासिम। मीर का जाफर का दामाद मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। कब बना था? 1760। और उसके बाद आपको 1757 में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया है। पूछा जाता है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? तो किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दस्तक, ये दस्तक एक चुंगी कर था। दस्तक व्यापार कर चुंगी नहीं लगने का अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र था। ठीक है? क्या था? दस्तक एक क्या था? आपको एक प्रमाण पत्र था। क्या? वो व्यापार कर चुंगी नहीं लगने का, जो व्यापार कर जो चुंगी था वो नहीं लगने का अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र। दस्तक दिखाता था तो उसको क्या कहता था? व्यापार कर चुंगी नहीं लगता था, दस्तक। ठीक है ना? एक प्रमाण पत्र था, अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष द्वारा दिया गया। ठीक है? अब बात देखते हैं। बक्सर का पुराना नाम व्याघ्रसर था, जो बाद में बगसर हुआ। ठीक है ना? ऐसे ही वग्रसर था, व्याघ्रसर, जो बाद में क्या हुआ? बगसर हुआ। बगसर से वो बक्सर हुआ। क्लियर है? मीर कासिम, शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ध्यान रखना है, मीर कासिम, शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ध्यान रखिएगा, यहाँ है बक्सर की युद्ध 1764, पीछे था पलासी का युद्ध 1757। वहाँ सिराजुद्दौला और आपको अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव था, और यहाँ भी अंग्रेज के साथ लड़े थे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कौन था? 1757 में था रॉबर्ट क्लाइव था, और यहाँ आपको शुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं। ये अवध का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, यहाँ अवध का नवाब शाह आलम और मीर कासिम, तीन लोग मिलकर लड़े थे बक्सर का युद्ध। फिर भी इसमें इनकी हार हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे। चलिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था और दूसरा अवध का नवाब। सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? सबसे पहले हैदराबाद का निजाम, उसके बाद किसने स्वीकार किया था? अवध का नवाब। सहायक संधि करने वाले शासकों को अपने यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। ठीक है ना? सहायक, चूंकि वो जब बक्सर का युद्ध हार गया लोग, तब ये सहायक संधि थोपी गई अंग्रेजों के द्वारा। और सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने, उसके बाद अवध ने। और सहायक संधि में क्या होता था? अपने यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था, जिसका क्या कहा जाता था? जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। कहाँ? श्रीरंगपत्तनम में। कब मरा था? 1799 में टीपू सुल्तान। कहाँ का ये शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है? हैदर अली का बेटा। 1700 आपको 99 में कहाँ मरा? श्रीरंगपत्तनम में। आगे देखते हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी मराठों और अंग्रेजों के बीच तीसरी लड़ाई हम इसको लड़ाई टाइप छूट गया है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है? चलिए, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। ठीक है? दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहा जाता था, और अकबर के सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। अकबर की सेना की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान और
सेनापति खान जमान। क्लियर है। यहाँ हमने पानीपत के 3 युद्ध को देखा। पहला कौन था? पहला था आपको 1526 में, यह किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा 1556 में लड़ा गया था, हेमू के बीच में और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान। उसके बाद तीसरी लड़ाई कौन सी थी? 1761 में, मराठों और अंग्रेजों की मध्य। ठीक है, तीनों पानीपत की लड़ाई को हमने देख लिया। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, विलय नीति के अंतर्गत नियंत्रित प्रमुख राज्य थे, क्या थे? विलय नीति के द्वारा किसको जबरदस्ती इसको अपने में मिलाया था अंग्रेजों ने? सबसे पहला राज्य सतारा ही था। विलय नीति के अंतर्गत, ये विलय नीति नहीं था, इसको हड़प नीति भी कहा जाता था। इसका नाम भले विलय रखा था सबने। विलय नीति के अंतर्गत नियंत्रित प्रमुख राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी थे। पूरा पूछा जाता है विलय नीति या हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? तो सतारा को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये है आपको लेसन 3। ये है लेसन 3। लेसन तीन क्या है? ग्रामीण जीवन और समाज। क्लियर है। आइए देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था 1793 में निश्चित किया गया। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था कब किया गया? 1793 में। ध्यान रखना है इसको। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था 1793 में। इसके बाद देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको दोबारा मैं पढ़ता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? रिकार्डो है। कौन है? रिकार्डो है। महाल बड़े गांव या गांवों के समूह को कहा जाता था। पहले महाल था ना, इसी के साथ, इसी के संदर्भ में और इसी से संबंधित था महालवारी। ठीक है, तो महाल कहा किसे जाता था? बड़े गांव या गांवों के समूह को। हमने यहाँ जान लिया अस्थाई बंदोबस्त 1793 में निश्चित किया गया। ठीक है, उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक रिकार्डो थे। महाल बड़े गांव और गांव को समूह को जाता था। उसके बाद आगे है दक्कन का विद्रोह 1875 में पूना और अहमदनगर जिलों में हुआ। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में पूना और अहमदनगर जिलों में हुआ था। क्लियर है। दक्कन विद्रोह याद रखना होता है ये सब चीज़ों को। आइए आगे देखते हैं। नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद है, पूछा जाता है नकदी फसल किसे कहते हैं? ठीक है ना, चाहे नकदी फसल का आपको परिभाषा दे देगा, पूछेगा ये क्या है, तो नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जा सकता है। ठीक है ना, वो क्या होता है? नकदी फसल, यानी एकदम पैसा से टटका टटका बेचा जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जिसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। बड़ा शानदार प्रश्न है ये। नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जिसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। आगे देखते हैं। बिहार में नील की खेती जीरात और आसामी बार 2 तरीके से होती थी। बिहार में नील की खेती किसकी तरह? एक जीरात के रूप में होती थी और एक आसामी बार के रूप में होती थी। ये 2 तरीके से बिहार में नील की खेती होती थी। 3 कठिया प्रणाली से चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराया जाता था। कौन सी प्रणाली से? 3 कठिया। अब इसमें क्या होता था, यहाँ लिखा भी हुआ आगे। 3 कठिया मतलब 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना, इसी को 3 कठिया कहा जाता था। 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती, नील की आपको खेती, यही 3 कटिया था। इसी के लिए गांधी जी यहाँ आए थे। चलिए ठीक है। चलिए अब आते हैं, हमारे पास आ गया लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 हमारा क्या है? उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। इसमें देखते हैं क्या क्या हमें महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं। आइए देखते हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। क्लियर है। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? आदिवासी कहलाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे। भारत में पहली बार रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई। ठीक है, कहाँ से? याद रखिएगा, नीचे लिखा भी हुआ है संयोग से। पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई। हम आपको मिल जाएगा मुंबई से ठाणे, ये अक्सर मिलता है। बोरी बंदर एकदम एग्जैक्ट हमने दिया है कि कहाँ से वो चला था। मुंबई के बोरी बंदर से वो कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। क्लियर है। आगे देखते हैं। अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की। अंग्रेज सरकार ने 1864 में
वन विभाग की स्थापना की तथा 1865 में वन अधिनियम बनाया। वन विभाग कब बना? 1864 में। और वन अधिनियम कब आया? 1865 में। याद रखना है इसको। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ। ठीक है, चूंकि डेट सब ये सब याद रखने की जरूरत है और सन ईस्वी बहुत जरूरी होता है हमको। ये वन विभाग वाला 1874 और वन अधिनियम ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर के एक क्षेत्र चलकद में हुआ। कहाँ हुआ? चलकद में। और बिरसा मुंडा के कुल देवता सिंह बोगा थे। बिरसा मुंडा के कुल देवता कौन थे? सिंह बोगा। ये सब जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 2 जून 1900 हुई। अब देखिए कितना, 1874 में इनका जन्म हुआ और 1900 में ये मर गए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रांची के जेल में हुई इनकी। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1963 को 1 दिसंबर को। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1963 को 1 दिसंबर को। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। जादो नांग मणिपुर के रांगमेई जनजाति का नेता था। जादो नांग था ना, एक जनजातीय नेता था। ये मणिपुर का एक रांगमुई जनजाति था, उसी का नेता था। कौन? जादो नांग। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आ गया 5वां, और इसका ये शीर्षक क्या है? शिल्प एवं उद्योग। आइए देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपना व्यापार भारत में कालीकट से शुरू हुआ था। हमने अभी बताया था कोलंबस, वो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। तो वही बात है, पुर्तगालियों ने अपना व्यापार भारत के कालीकट से शुरू किया था। इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। क्या दिया था? सूती कपड़ों को कैलिका। यूरोप में कैलिको कहा जाता था इसको। किसको? कैलिको। यूरोपियन ने सूती कपड़े को इराक शहर के मोसुल में देखा। यूरोपियन ने सूती कपड़े को कहाँ देखा? इराक के मोसुल में देखा था। इसलिए उन्होंने सूती कपड़े को क्या कहते थे? मसलिन नाम दिया था। इन्होंने, यूरोपियनों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? कैलिको। चूंकि कालीकत से व्यापार करते थे तो क्या कहा जाता था सूती कपड़ों को? कैलिको। और कैलिको अधिनियम कब बना? 1720 ईस्वी में, जिससे इंग्लैंड में भारत के सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। ठीक है ना, रोक लगा दी गई। आगे देखते हैं। 1813 में इंग्लैंड ने भारत में मुक्त व्यापार नीति अपनाई। कब? 1813। इसको याद कर जाना है। मुक्त व्यापार नीति इंग्लैंड ने भारत में की। ये इसलिए 1813 कई बार बोला है, इसको बहुत एकदम रट जाना होता है इन सब चीज़ों को। वैसे सारे पॉइंट्स रटने हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए, यदि आप वीडियो देख रहे हो, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा यदि पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो। आइए देखते हैं। स्किप नहीं करना है इन सब चीज़ों को। अगर वीडियो स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, अगर स्पीड है तो स्लो करके देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं। 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावस जी नानाजी दाभार ने स्थापित किया। कब स्थापित हुआ भाई? 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावस जी नानाजी दाभार ने स्थापित किया। यह 1854 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855 में बंगाल के रिसरा में पहला जूट मिल स्थापित किया गया। कहाँ? रिसरा में। 1855 में। 1854 में मुंबई में पहला सूती, 1855 में बंगाल में रिसरा में पहला जूट। क्लियर है? 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। कब हुई? 1906 में। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी नामक स्थान पर, जमशेदजी 1907 में, ये ध्यान रखिएगा, आगे देखिएगा कितना शानदार चीज है। जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी नामक स्थान पर टिस्को, जिसका पूरा नाम होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, की स्थापना की। कब? टिस्को की स्थापना कब हुई? टाटा और टेल्को है ना, उस 1907 में ये जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। कहाँ? साक्षी नामक स्थान पे। और टिस्को का पूरा फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील
कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। साकची आज आज जमशेदपुर कहा जाता है। उसी साकची को आज जमशेदपुर कहा जाता है। किसके नाम पे? जमशेदजी टाटा के नाम पे उसका नाम जमशेदपुर है। आज उसको टाटा भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, 1927 में फिक्की, फिक्की का पूरा क्या है? जैसे यहाँ में टाटा टिस्को का हमने टाटा आयरन एंड स्टील पूरा फुल फॉर्म भी याद किया, उसी तरह फिक्की को भी जानना है। 1927 में फिक्की, फिक्की का नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। तो फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, 1920 में AITUC, एटक किसको कहा जाता है? AITUC क्या मतलब होता है एटक का? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस संगठन बना। कब? 1920 में। 1920 में एटक बना। ठीक है, 1927 में फिक्की बना, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही है। बहुत जल्दी ही शेष जो भी पाठ है उसके लेके आऊँगा। 102 वीडियो में हम 8वीं क्लास को ख़त्म कर देंगे। उसकी तरह 6ठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं सबको सारे वीडियो का लेके आऊँगा। न ही केवल हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का और व्याकरण की। तो इन सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे आग्रह है कि यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करके जाइएगा, कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि आपको कुछ मन में कुछ बातें हैं तो जरूर कह के जाइएगा। अगर मुझे मेरे प्रोत्साहन के लिए कुछ कहना है जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।